25% एक्स्ट्रा टैरिफ का बाजार पर नहीं दिखा कोई ज्यादा असर। निफ्टी 90 पॉइंट्स की हल्की कमजोरी के साथ 24,500 के करीब। वहीं बैंक निफ्टी भी करीबन 200 पॉइंट्स नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी फ्लैट कारोबार। ट्रंप टैरिफ के बाद पीएम मोदी का बड़ा बयान, किसानों का हितों से समझौता नहीं, किसान और पशुपालकों का हित सर्वोपरि। एमएस स्वामीनाथन के जन्मशती समारोह में बोले पीएम मोदी। फार्मा और एफएमसीजी शेयर्स में हल्की खरीदारी, 4% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना ल्यूपिन। ब्रिटानिया में भी 3% की तेजी। वहीं पीएसयूज, कैपिटल गुड्स और मेटल शेयर्स में हल्की कमजोरी। नतीजों के बाद हीरो मोटोकॉर्प गियर में शेयर करीब 1.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। साथ ही अच्छे रिजल्ट से ट्रेंट में निचले स्तरों से खरीदारी। तो वहीं फोर्टिस भी 3% मजबूत, लेकिन Q1 के बाद जिंदल स्टेनलेस और बीएचईएल वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मोहर। इटर्नल में हुआ 7,200 करोड़ से ज्यादा का बड़ा सौदा। अलीबाबा ग्रुप के एनपिन सिंगापुर के 2% हिस्सा बेचने की खबरें। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक में भी 2,100 करोड़ रुपए की डील। आ जाएंगे निफ्टी की कंपनी टाइटन के नतीजे। 43% बढ़ सकता है मुनाफा, मार्जिन में भी सुधार संभव। वही गोदरेज, कंज्यूमर, कमिंस और एचपीसीएल समेत वायदा के 13 कंपनियों के नतीजों का रहेगा इंतजार। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन औटेला, मेरे साथ है मेरी को एंकर श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते जी। इस टाइम पे अगर मार्केट के मूड माहौल की बात करी जाए तो देखिए, कल हमें एडिशनल एक टैरिफ लगता हुआ देखने को मिला 25% एक्स्ट्रा ट्रंप की तरफ से, जिसके बाद जो एंटिसिपेशन लगाई गई थी वैसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। बिकॉज बाजार ने काफ़ी हद तक इस खबर को ऑलरेडी डाइजेस्ट कर लिया था, डिस्काउंटेड ऑलरेडी हो गई थी। हालांकि एक फ्लैट कारोबार बाजार में हमें होता हुआ इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच भी देखी जाए तो जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ इस टाइम पे दिखाई दिया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हल्की फुल्की खरीदारी का मूड बना हुआ है। इनफैक्ट जो एफएमसीजी पैक है वहां पे भी हमें हल्का इन ग्रीन कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ऑन द फ्लिप पेज ऑटो की बात करी जाए, आईटी पैक की बात करी जाए, प्राइवेट बैंक की बात करी जाए, यहाँ पे जो कमजोरी का सिलसिला है इस टाइम पे इंटैक्ट है। लेकिन बाजार में किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई जाए, दो इस हफ्ते का ये चौथा कारोबारी दिन है, 2 दिन बचे हैं आज का और कल का। इस हफ्ते को किस तरीके से प्ले करा जाए ये सातपुते जी से जान लेते हैं। सातपुते जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कंचन जी, श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर किस तरीके से प्ले करें? 2 दिन बचे हैं और मिड वीक में शुरुआती वीक में तो आ गया था 25%, मिड वीक में फिर आ गया 25%, टोटल हो गया 50, लेकिन बाजार ने ऑलरेडी डाइजेस्ट इसे कर लिया है। किस तरीके से हम जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इसको प्ले आउट करें? ये कंचन यहाँ पे वो क्या हुआ है कि एक तो ट्रम्प जी के जो बयान है, उसको आप क्या कहें, वो जो बयान की वजह से एक ऐसा लग रहा है कि पर्पजली बाजार को खाली नीचे खींच रहे हैं। तो ये एक चीज है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है। ये सब चक्कर के बीच में मुझे लगता है कि ये बाजार थोड़ा बहुत करेक्ट होगा। अगर हम लेवल की बात करें तो आज के लिए इंपॉर्टेंट है 24,450। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कि 24,450 टूटेगा और इवेंचुअली निफ्टी फिसलेगा 24,200 तक। तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। जो आपका जो बकेट लिस्ट है उसे रेडी रखे कि आपको कौन सा स्टॉक लेना है। ज्यादातर लार्ज कैप पे फोकस करें। तो अप्रोच यही होनी चाहिए कि हमें बाय करना है, बट डिप पे, सपोर्ट पे। तो निफ्टी 24,200 तक जा सकता है और रेजिस्टेंस जो है वो रहेगा 24,550 तो लेके 24,600। तो आज जैसे कि एक्सपायरी है तो वीकली एक्सपायरी, तो ऑब्वियसली एक प्रेशर तो डेफिनेटली रहेगा। 24,200 तक निफ्टी फिसल सकता है, सो लिटिल कॉशियस रह के आज काम करें। कॉशियस रहने की सलाह। 24,200 तक निफ्टी में दबाव संभव है। जिस तरीके से देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अतिरिक्त 25% का टैरिफ लग सकता है। 27 अगस्त से ये लागू हो जाएगा। हालांकि 21 दिन का बफरिंग टाइम है और
प्रधानमंत्री मोदी जी ने थोड़ी देर पहले बयान दिया जो कि आपने भी सुना, और उन्होंने कहा कि अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं होने देंगे। देखते हैं कि अब कैसे डेवलपमेंट्स आते हैं, और सबसे पहले आप खबर सीएनबीसी आवाज़ पर ही देखेंगे, तो जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 7045 इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके सवाल पूछ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। बीएस संधू जी जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। बीएस जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन मैडम, गुड मॉर्निंग श्रेया मैडम, गुड मॉर्निंग सतपति जी। मैडम, मैं सबसे पहले तो सीएनबीसी का बहुत धन्यवादी हूँ, जिनके एडवाइस पर मेरा पोर्टफोलियो बहुत काफी स्ट्रांग है। मैं नो डाउट शेयर मार्केट में 95 से हूँ, लेकिन ज्यादातर मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है पिछले 3-4 सालों में ही की है, कुछ पहले की बहुत की हुई है। मैं आपकी पूरी टीम का मैं बहुत धन्यवाद हूँ। आपने एडवाइस किया कि ज्यादातर लार्ज कैप्स में ही शेयर को होल्ड करना चाहिए, मैं वही प्रोसीजर फॉलो किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बीएस जी, बहुत शुक्रिया इतने प्यारे शब्द के लिए और सीएनबीसी आवाज़ को इतना प्यार देने के लिए। और इन्हीं शब्दों से हमें भी ताकत मिलती है और रोज़ हम काम पर आते हैं, और ये काम भी उतना ही अच्छा लगता है जितना आपको हमारे साथ बातचीत करके अच्छा लगता है। बीएस जी, सवाल आपका। मैडम, पहला सवाल यह है कि मेरे पास HDFC बैंक के 4000 शेयर हैं, जो मैंने 125 रुपीज पर लिए थे, और इनका जो डिविडेंड है मेरे को, मैंने नो डाउट 50,000 रुपए 95 में खर्च किए थे। इनका डिविडेंड इस साल मेरे को 1,08,000 मिल रहा है, कि जो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट थी उससे दुगने से ज्यादा मिल रहा है। एक तो मेरा तो सवाल ये है कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि इसमें प्रॉफिट ले लेना चाहिए, कि उसके बाद किसी और शेयर में आपको अप्लाई करना चाहिए। दूसरा मेरा BSC का है। BSC में मेरे पास 100 शेयर्स हैं, जो मैंने 2,607 रुपीज में लिए हुए हैं, और पहले तो ये काफी प्रॉफिट में थे, लेकिन अभी पिछले 1 महीने से ये थोड़ा इसमें लॉस है। ज्यादातर शेयरों में मेरे को पोर्टफोलियो में जितने हैं उनमें मेरे को लॉस बहुत कम है, अगर है बहुत कम है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। तो मेरी इन 2 शेयरों पर एडवाइस। बिल्कुल, HDFC बैंक में तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट में बैठे हैं। आपने अभी भी बताया डिविडेंड से भी कितना फ़ायदा हुआ, 18,053 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट, उसके अलावा का प्रॉफिट 125 इनकी खरीद। राजेश जी, और जिस तरीके से ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, लार्ज कैप्स में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं, पहले तो मैं जानना चाहूँगी ये स्ट्रैटेजी कितनी कारगर है। दूसरा जो इनका सवाल है कि क्या करना चाहिए प्रॉफिट में काफ़ी HDFC बैंक में, फिर तीसरे BSC पर भी आएंगे। श्रेया, मैंने शो के शुरू में ही कहा कि आपकी बकेट लिस्ट रेडी होनी चाहिए और उसमें लार्ज कैप होनी चाहिए। और ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। देखिए, जब भी बाजार सुधरता है तो कभी मिड कैप पहले नहीं चलते, अगर पहला कुछ चलना है तो वो लार्ज कैप चलेंगे। तो ऐसे लार्ज कैप जहां पे करेक्शन हो चुका है, रीजन कुछ भी है, देखिए ये ट्रम्प जी का बयान रहेगा, ट्रम्प जी ने ये बोला, ट्रम्प जी ने वो बोला, वो तो बोलेंगे, ठीक है ना, उनको तो प्रेशर माउंट करना है। लेकिन आईटी, जैसे आईटी है या फार्मा है, जहां पे करेक्शन हो रहा है, जहां पे अच्छे खासी ऊपरी लेवल से टूटे हैं काउंटर, वहां पे फोकस करना है। तो मेरा मेरा हमेशा वो थोड़ा सा कॉन्ट्रा बाइंग का होता है, और मुझे उसमें ज्यादा आप कह सकते हैं कि कंफर्ट आता है। पिछले 20-25 साल से जो हम बाजार में है, तो मुझे हमेशा लगता है कॉन्ट्रा बाइंग इज द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। एनीवे, HDFC बैंक की अगर बात करें तो HDFC बैंक में हम मैं यहाँ पे जो मंथली चार्ट देख रहा हूँ, क्योंकि उनकी बाइंग बहुत ही पुरानी है। तो देखिए 1850 का इसका ब्रेकआउट है, और 1850 के ऊपर अगर आप देखें तो मुझे लगता है इवेंचुअली ये 2000, ऑब्वियसली 2000 एक साइकोलॉजिकल हर्डल होता है जहाँ पे कॉल राइटर बैठे भी है। मुझे लगता है ये करीबन करीबन पोजिशनली करीबन 2200 से लेके 2500, तो ये पोजिशनल काउंटर जो है आप बढ़िया है। इसमें बेचने की कोई जल्दबाजी नहीं है, रादर मैं कहूंगा अगर टूटता भी है 1800 1850 तक, then that will be treated as a buying opportunity. So for me, HDFC Bank is a clear cut hold. सेकंड बाय कॉल जो था उनका वो था BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए BSE में मुझे लगता है फिलहाल एक करेक्शन का दौर चल रहा है, और ये करेक्शन करीबन 2000 तक जाएगा। 2420 का इसका करंट प्राइस है, तो करंट लेवल से भी आप कह सकते हैं करीबन 8% का यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो लॉन्ग टर्म वाली है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्टॉप लॉस क्या सजेस्ट करना, 200 पॉइंट के नीचे हम स्टॉप लॉस सजेस्ट, आई थिंक the idea is to understand whether to hold it or not. I think मेरे हिसाब से दोनों काउंटर अच्छे हैं, आप दोनों में बने रहे।
ओके, दोनों ही काउंटर्स इस टाइम पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, एचडीएफसी बैंक और साथ में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और यहाँ पे बने रहने की सलाह। मूविंग फॉरवर्ड, कानपुर से राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम अरोड़ा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास एचईजी के 50 शेयर पड़े हैं और 540 की रेंज में ले रखा है मैंने, करीब हुए ज्यादा दिन नहीं, 20-25 दिन हुए अभी। तो इसकी मैं रिपोर्ट चाहता हूँ कि आगे क्या भविष्य इसका शेयर का। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिए हैं आपने, राइट? हाँ जी, लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिए। पिछले एक साल में देखें तो एक कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पे देखने को मिला, रेंज बाउंड दायरे में यही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और इस टाइम पे 519 पे कर रहा है कारोबार। सातपुते सर, आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की दिखाई दे रही है, क्या लगता है कहाँ तक नंबर्स दिखाई दे सकते हैं? देखिए एचईजी में अगर आप देखिए पिछले 5 दिन पहले 6 दिन पहले एक अच्छी कैंडलस्टिक बनी थी और करीबन 600-610 का टॉप बना के ये फिर कूल ऑफ हो रहा है। तो ये जो कूल ऑफ पीरियड है मुझे लगता है थोड़ा और एक्सटेंड होगा, क्योंकि जिस तरह से वॉल्यूम आया है प्रॉफिट बुकिंग के बाद, वो वॉल्यूम सजेस्ट करते हैं कि ये इमीडिएट ऊपर नहीं जाएगा। कहाँ तक जा सकता है? तो 500 के आसपास यहाँ पे 50 डीएम है, लेकिन मुझे लगता है 500 से लेके 480 का ये रेंज बनाएगा और जहां से मुझे लगता है कंसोलिडेशन के बाद ये फिर से स्ट्रेंथ दिखाएगा। मेरे हिसाब से अगर आप इसे 1 साल रखो तो इसका टारगेट होना चाहिए करीबन 650 प्लस का, 650 टू 700। तो यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से इट्स अ गुड काउंटर और यू कैन ऐड सम मोर इफ इट करेक्ट्स समवेयर बिलो 480 एंड 500 ऑड लेवल। सो स्टॉप लॉस होगा 450 का और रहेगा बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी रखें, तो यू कैन होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 650 से लेके 700 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है एचईजी में। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते कि कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परमजीत सिंह जी जुड़ रहे हैं राजस्थान से। परमजीत जी, नमस्कार। नमस्कार मैम एक्चुअली मैंने टाटा केमिकल के शेयर लिए हुए हैं, 111 शेयर हैं और इनकी बाइंग है 994 के अकॉर्डिंग। तो मुझे फिर अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी जो दिख रहा है अभी इसका काफी डाउनवर्ड दिख रहा है अभी 3 to 4 डेज में। हाँ, सही कह रहे हैं आप। वैसे केमिकल स्पेस में अच्छी बाइंग हो रही थी और टाटा केमिकल की बात कर ली पर्टिकुलरली परमजीत जी, तो 30 जुलाई तक हमने देखा था, 30 जुलाई को 1000 तक के स्तर छुए थे इसने, तो वहाँ पे अच्छी बाइंग थी। वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल था टाटा केमिकल, फिर थोड़ा सा फिसला और आज भी देखिए मूड मॉल थोड़ा खराब भी है मार्केट का, तो डीलों के आसपास कर रहा है कारोबार। सातपुते जी, क्या लग रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में? टाटा केमिकल 1000 तक हाल फिलहाल में इसने टच किया है लेवल 30 जुलाई को, अब क्या करना चाहिए यहाँ से, क्या स्ट्रैटेजी? देखिए श्रेया जी, अगर आप टाटा केमिकल वीकली चार्ट देखो तो लगता है कि एक कंसोलिडेशन चल रहा है। 1020 ये हायर साइड पे एक रेजिस्टेंस है और अगर करेक्ट होता है तो 900 तक जा सकता है। 900 इसका क्लस्टर सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता ये 900 तोड़ेगा। अगर आप सामने ट्रम्प की जो टैरिफ पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट भी देखें तो भी इतना ज्यादा करेक्शन में नहीं आएगा। तो 900 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और बने रहे। मुझे लगता है इवेंचुअली ये 1020 का लेवल टूटेगा और फिर मुझे लगता है ये नेक्स्ट टारगेट होगा करीबन इसका 1200 का, 1250 का। प्रोबेबली इसके लिए आपको एक कह सकते हैं कि 9 महीने से लेके 1 साल तक रुकना पड़े। तो अगर आप उतना रुक सकते हो तो मेरे हिसाब से तो होल्ड। ओके, तो ये थी राय टाटा केमिकल्स पर। 1 साल तक थोड़ा सा आपको और वेट करना होगा। मूविंग फॉरवर्ड, कल्याण से संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सातपुते सर जी। जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा दो सवाल है। मेरे पास बंधन बैंक है, 15 शेयर है 323.64 से, और दूसरा है आईओसी जिसके 50 शेयर है 50 170.21 से। 170 बोला ना, 170? हाँ 170, आईओसी का 170 और बंधन बैंक ठीक है, 323। ओके। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, शॉर्ट टर्म का? मैडम मैं इन्वेस्टर हूँ बेसिकली। ओके, इन्वेस्टर है। और बंधन बैंक ने आपके पेशेंस को अच्छे से टेस्ट कर लिया है, क्योंकि काफी हायर लेवल्स पे खरीदारी आपने की है। इस टाइम के नंबर्स की बात करी जाए तो एसेट क्वालिटी में इस टाइम पे काफी डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। नंबर्स में एक पेन सस्टेनेबली दिखाई दे रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सातपुते जी क्या लग रहा है, किस तरीके की ट्रेजेक्ट्री है? देखिए बंधन बैंक का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो चार्ट है, अगर आप इसका डेली चार्ट देखें या वीकली चार्ट देखें, वीक ही है। इसमें कोई ऐसी बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। रादर मुझे लगता है कि बंधन बैंक करंट लेवल से और करेक्ट हो सकता है, प्रोबेबली 140 तक ही आगे जाके टूटेगा। सो आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन बंधन बैंक। हाँ,
ये मोमेंटम प्ले जो होता है, कभी बैंकिंग में मोमेंटम आया तो हमने इसको इंट्राडे बाय दे दिया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, ठीक है? वो अलग आप उसको देखें। लेकिन जो इसका प्राइमरी चार्ट है, दैट्स अ वीक चार्ट। तो मेरे हिसाब से आई वुड लाइक टू से दैट इट्स बेटर टू एग्जिट इन बंधन बैंक। लॉन्ग टर्म मेरा व्यू इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो फॉर मी बंधन इज एन एग्जिट। सेकंड काउंट कौन सा था उनका? और सेकंड था इनका आईओसी, 50 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और 170 की खरीदारी का भाव है। जी, देखिए आईओसी, एचपी, बीपी ये एक ही ब्रीड है, ठीक है? ये एक ही सेक्टर में काम होता है। तो आईओसी देखिए, अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि आईओसी फिलहाल आप बने रहे। इसमें आप सपोर्ट पे खड़े हो। आईओसी का जो सपोर्ट है 138 के आसपास है, 141 चल रहा है। तो ये 138 जब तक नहीं टूटेगा तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है ये फिर से ताकत दिखाएगा, स्ट्रेंथ दिखाएगा, जिसका फिर से टारगेट होगा करीबन 155 से लेके 160। तो फिलहाल तो ये सपोर्ट पे खड़ा है, इसलिए मैंने आपको कहा होल्ड रखे। स्टॉप लॉस होगा 134 का। ओके, 134 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आईओसी होल्ड करने की राय है फिलहाल। ये स्ट्रैटेजीज आप अपनाएं इन दोनों ही काउंटर्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। राकेश जी जुड़ रहे हैं बीकानेर से। राकेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, सवाल आपका? मेरा सवाल दो था। एक एंथम पे मुझे आईपीओ मिला था 570 पे, और दूसरा था बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो मेरे पास 327 शेयर है 150 के रेट पे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म नजरिया आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर? 6 मंथ 6 महीने के लिहाज से पूछ रहे हैं आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, 113 पे कर रहा है कारोबार, लॉस में है आप। और बात करें इस पर्टिकुलर काउंटर की, अब 1 साल होने वाले हैं सातपुते जी। पिछले साल सितंबर में लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग तो काफ़ी धमाकेदार हुई थी, 188 तक इसका भी 52 वीक का हाई है, लेकिन फिर करेक्ट होकर 113 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। करना क्या चाहिए? होल्ड है ये काउंटर या फिर अभी एग्जिट करें? देखिए, मुझे लगता है काउंटर एक कंसोलिडेशन में है। इसकी ब्रीड अच्छी है। ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस में थोड़ा टेंट है, और स्पेशली जब हमने देखा टीसीएस ने कुछ लोगों को निकालने का डिसाइड किया था, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे इतने बड़े आईटी में कहीं ऐसा हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है वो हाउसिंग पे ही आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो यंगस्टर है उनका ही निवेश इस सेक्टर में ज्यादा होता है। तो उसके चलते हमने देखा है ओवरऑल इस सेक्टर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखा हमने। पीएनबी हाउसिंग देखी है, वो भी करेक्ट हुआ। एलआईसी देखी है, वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि दिस इज आप कह सकते हैं ये एक इम्पैक्ट है, ये झेल रहा है। लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है जब तक ये 110 115 का लेवल रहेगा तब तक आई थिंक ऑल इज वेल। प्रोबेबली 105 का स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखे। अगर मैं गलत भी जाता हूं तो आपका स्टॉप लॉस होना जरूरी है। 105 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे, क्योंकि मेरा इसका टारगेट 1 साल के हिसाब से रहेगा 165 टू 170 का। सो फॉर मी 100 काउंटर इज जी, गुड। डिप भी मिल रहा है तो ऐड कर सकते हो। डिप्स भी मिल रहा है तो ऐड किया जा सकता है। 165 से 170 के टारगेट एक्सपेक्टेड है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। दूसरा जो सवाल इनका राजेश जी है, हालांकि आप तो चार्ट्स होंगे नहीं आपके, एंथम बायोसाइंस अभी हालिया लिस्टिंग है इसकी और 27% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था। आईपीओ से इनकी होल्डिंग है, 570 का इशू प्राइस, 723 की लिस्टिंग। अब हालांकि आपने पढ़ा तो होगा सर कंपनी के बारे में, कैसा लग रहा है एंथम बायोसाइंस? होल्ड ही करना चाहिए इनको ये काउंटर अभी फिलहाल? श्रेया जी, मुझे लगता है एंथम, मैं चार्ट देख रहा हूँ यहाँ पे, चार्टिकली तो मुझे लगता है जब तक ये 700 के लेवल इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बहुत कम आपके पास डेटा है, एंड बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट व्हाट आई नीड इज अ डेटा। तो मेरे पास डेटा कम है, लेकिन जो डेटा है उस हिसाब से लगता है कि 700 का लेवल जब तक है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको एक ब्रेकआउट की जरूरत है। वो ब्रेकआउट है 765 का। अगर 765 का लेवल निकलता है फिर मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखेगी। फिलहाल तो ये काउंटर एक्यूमुलेशन में है, और ये एक्यूमुलेशन का जो रेंज है वो 700 से लेके 765 का है। तो इस रेंज को आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा। ओके, तो ये थी राय एंथम बायोसाइंस पे, बता दिया गया है, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर भी राय दे दी है। मूविंग फॉरवर्ड, दिल्ली एनसीआर से अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी गुड मॉर्निंग। जी मैडम, गुड मॉर्निंग जी, क्या सवाल है आपका? मैडम। मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो एमटा टेक्नोलॉजी पर है। एमटा टेक्नोलॉजी मैंने जून 2024 में लिया था 1850 रुपए में। और मेरा आगे दूसरा क्वेश्चन आइडिया फोर्स पर, ये मैंने 695 में लिया था अप्रैल 2024 में। दोनों में लॉस हो रहा है।
ठीक है, आइडिया फॉज को तो हम कवर नहीं करते हैं, लेकिन एमटार टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर मैं आपका जो क्वेश्चन है वो मैं ले लेती हूँ। एमटार और काफ़ी हायर लेवल्स पे आपने देखिए खरीदारी कर ली है, और अभी चार्ट देख के समझ में आ रहा है कि आपने कोई स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं है, जिसकी वजह से इतना लॉस आ गया है। 1850 की खरीदारी, 200 रुपये के यहाँ पे 200 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है, और पूरे ही आईटी पैक में एक हमें गिरावट देखने को मिली है बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ट्रम्प टैरिफ और बहुत सारी चीज़ें। एक स्मॉल कैप कंपनी है एमटार, और यहाँ पे भी भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है। आगे की ट्रेजेक्ट्री सातपुते सर कैसी लग रही है? देखिए, स्टॉक में कुछ मोमेंटम आया है। अगर आप 3 दिन पहले का चार्ट देखें तो 3 दिन पहले 1450 का लो बना के 1650 तक गया। तो ये जो करेक्शन है, आप सोचिए करीबन 1800 से लेके 1450, इस करेक्शन का 50% रिट्रेसमेंट सिर्फ एक ही दिन में खत्म किया। तो ऐसे काउंटर जब हाई बीटा होते हैं तो वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल, लिटिल कॉशियस। लेकिन फिर भी जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है वो यही हो रहा है कि एक यहाँ से एक रैली आ सकती है। प्रोबेबली आप देखोगे इसका टारगेट 1700-1750 का होगा। So looking at the overall structure, I think you can exit, but you can exit on rise. Keep your stop loss below 1450. 1450 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे, 1425 का बने रहे। और जैसे मैंने कहा 1700-1750 के आसपास अगर कहीं थक जाता है, रैली मिलती है, तो वहां पे एग्जिट कर ले। ओके, तो ये थी राय एमटार टेक्नोलॉजीज के ऊपर। सातपुते सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। तो चलिए थैंक यू सो मच सर। तो चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद वापस से लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। वेलकम बैक। देखिए, देश में लोगों का रुझान क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन नया एसेट क्लास होने की वजह से इसके प्रति थोड़ी कम जागरूकता है। क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी बढ़ाने के लिए सीएनबीसी आवाज और कॉइन डीसीएक्स लेकर आया है क्रिप्टो कॉर्नर, जिसमें हम मिलकर आपको क्रिप्टो करेंसी की हर बारीकियों के बारे में बताएंगे। साथ ही निवेश कैसे शुरू करें, कितनी रकम से शुरू करें, निवेश से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें, इस सब के साथ और भी चीज़ों पर बात होगी। और इसी कड़ी में सीएनबीसी आवाज की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता ने बात की कॉइन डीसीएक्स के को फाउंडर सुमित गुप्ता से। आप भी सुनिए। सीएनबीसी आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन डीसीएक्स। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी लेटेस्ट ऑफरिंग क्रिप्टो कॉर्नर में, जो कि पावर्ड है कॉइन डीसीएक्स से। जैसे जैसे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स यहाँ पर इवॉल्व हो रहे हैं, ये एसेट क्लास भी काफ़ी सिग्निफिकेंट बनता हुआ नजर आता है, और अब इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना भी जाने लगा है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो जानकार ऐसा कहते हैं कि 1 से 2 से 5% आप इसमें क्रिप्टो शामिल कर सकते हैं। क्रिप्टो कॉर्नर में हम एक्सप्लोर करेंगे लेटेस्ट अपडेट्स वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो से, ब्लॉकचेन से और वेब3 से। साथ ही साथ क्रिप्टो मार्केट्स में किस तरह की परफॉर्मेंस है, रिस्क कैसे हैं और पॉलिसी फ्रेमवर्क कैसा है इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स में, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आज सबसे पहले कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं सुमित गुप्ता, जो कि को फाउंडर हैं कॉइन डीसीएक्स से। सुमित नमस्कार, शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। एंड क्लियरली जिस तरह की परफॉर्मेंस क्रिप्टोज ने दी है पिछले 12-18 महीने में, हमने इसे काफ़ी ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस को भी आउट परफॉर्म करता हुआ देखा है। क्या ये एक रीज़न है कि और लोग अब यहाँ पर इससे जुड़ना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मनीषा, मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। काफ़ी अच्छा टाइम है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। हमने देखा है पिछले 18 महीने के अंदर काफ़ी मूवमेंट है प्राइस में, और बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स अभी इन्वेस्ट करना चालू कर रहे हैं। आई थिंक प्राइस एक रीज़न है, बट बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी हैं। बहुत रेगुलेटरी क्लैरिटी अभी इवॉल्व हो रही है। जो लोग पहले क्रिप्टो को एक रिस्की एसेट की तरह सोचते थे कि क्रिप्टो चलेगा नहीं चलेगा, एग्जिस्ट करेगा 5 साल बाद, अब उनको धीरे धीरे कन्विक्शन बढ़ता जा रहा है कि हाँ, ये एक एसेट क्लास है, एक टेक्नोलॉजी है जो कि अभी आने वाले 10, 20, 25 साल रहेगी और स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। इसमें यूएस की वजह से भी बहुत पुश है, इंडिया में भी बहुत लोग अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, बहुत एजुकेशन भी हो रहा है इंक्लूडिंग दिस इनिशिएटिव। सो आई थिंक जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे लोग इसके बारे में और जानेंगे, और ये एक एसेट क्लास है जो मेन स्ट्रीम होता जा रहा है, और मेरे को लगता है कि और अभी इन्वेस्टर्स इसमें आएंगे। सुमित, अगर एक अप्रॉक्सीमेट नंबर्स की यहाँ पर बात की जाए तो एज ऑफ नाउ कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कितना वर्थ होल्डिंग है इंडियन मार्केट्स में, और कोई अगर पहली बार अब क्रिप्टो में निवेश करना चाहे तो आप उसे क्या राय देंगे?
जी बिल्कुल। सबसे पहले इंडियन अगर आप मार्केट को समझेंगे तो CoinDCX इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो कोई भी एक नया इन्वेस्टर होता है वो अपनी जर्नी मोस्ट लाइकली CoinDCX से चालू करता है। एंड CoinDCX का अगर मैं आपको बताऊं तो रफली हमारे पास 2 करोड़ भारतीय हैं जो निवेश करते हैं क्रिप्टो में वाया CoinDCX, which is roughly 1.5 से 1.7% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। एंड अगर आप सारे एक्सचेंजेस को मिला देंगे तो रफली मेरा मानना है कि 4 करोड़ से 4.5 करोड़ के आसपास अभी यूज़र्स होंगे, यूनिक KYC यूज़र्स। एंड इसमें अगर आप देखेंगे कि जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट टाइप के हैं। इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ट्रेडर्स होते हैं जो लोग SIP करते हैं, इसमें लोग यील्ड कमाना चाहते हैं, लोग डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं इसमें। और क्रिप्टो खरीदना बेचना तो ऑफ कोर्स एक चीज़ है यहाँ पर, लेकिन काफ़ी सारे लोग अब यहाँ पर इसके ऊपर ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर भी कमाने लगे हैं। तो जहाँ तक यील्डिंग की बात है, लीजिंग की बात है, ये कितने लोग अब यहाँ पर समझ रहे हैं और क्या ये आसान है करना? देखिए, अगर CoinDCX में ऐसा है कि 1 क्लिक एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास इथेरियम आप बाय करके रखते हैं प्लेटफॉर्म पे तो एक अर्न प्रोडक्ट है, उसके अंदर आप जाएंगे, आप देखेंगे कि मेरे को 0.1 इथेरियम पे अर्न करना है। वो बताएगा कि 5% है, 7% है, डिपेंडिंग अपॉन what the rate is, and then you'll just do one swipe and then you'll start accumulating returns on a daily or a weekly basis. So it's a very good passive income source for people who understand this. तो जो लोग समझते हैं उनको अच्छा लगता है, बट धीरे धीरे इसके बारे में अवेयरनेस अभी बढ़ रही है। और प्लेटफॉर्म के अंदर भी CoinDCX के अंदर हमने काफ़ी ऐसे छोटे छोटे लर्निंग मॉड्यूल्स डाल रखे हैं जिससे जो नया फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उसको थोड़ा आसानी से समझ पाए। वो काफ़ी सारे लोग ये भी मानते हैं कि जब तक यहाँ पर हम कंप्लायंस या रेगुलेशन आता हुआ ना देखें शायद इससे दूर रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी, हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल मुझे 8 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। मैं उस टाइम पे कोई बात भी नहीं करता था और बहुत डिफरेंट माहौल था उस टाइम पे। अभी काफ़ी मेन स्ट्रीम हो चुका है, लोग समझते हैं, जानते हैं, बिटकॉइन की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की तरह इसको देखा जाता है। तो आई थिंक जो लोग टेक्नोलॉजी में आगे हैं, जो लोग थोड़ा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, उनको हेज करना है अपना पोर्टफोलियो अगेंस्ट ग्लोबल अनसर्टेनिटी और इन्फ्लेशन रिस्क या स्टोर ऑफ वैल्यू में डाइवर्सिफाई करना है, तो उनके लिए क्रिप्टो काफ़ी अच्छा एसेट क्लास है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं इस पर काफ़ी इसके टुवर्ड्स इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो बिल्कुल। सुमित, अगर हम बाकी कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहल होती हुई नजर आई है। US एक एग्जाम्पल है, दुबई, मिडल ईस्ट में हमने काफ़ी कुछ होता हुआ देखा है, यूरोपियन कंट्रीज़ ने काफ़ी पहल की है। जहाँ तक इंडियन मार्केट्स की बात है, इन्वेस्टर्स अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। किस तरह से आप पहले इन्वेस्टर्स को बोलेंगे क्या पढ़ना चाहिए, कितना आपका पोर्टफोलियो टाइप होना चाहिए और क्या वॉच करें अब इसमें? देखिए, इस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफ़ी बड़ा सवाल है। जब मैं कस्टमर से बात करता हूँ, हमारे यूज़र से बात करता हूँ, उनको नहीं पता कि मैं चालू कहाँ करूँ, कैसे करूँ। तो इसीलिए CoinDCX का जो थॉट प्रोसेस है कि क्रिप्टो कोच, बिकॉज हम चाहते हैं कि लोगों को हैंड होल्ड करें, उनको एक ये जो जर्नी है कॉम्प्लेक्स, क्रिप्टो की कॉम्प्लेक्स जर्नी है, इसमें लोगों को कंफर्टेबली ये इन्वेस्ट कर पाएँ, समझ पाएँ, सीख पाएँ। इसीलिए अगर प्लेटफॉर्म के अंदर हमने छोटे छोटे लर्निंग मॉड्यूल्स डाले हैं जिसमें कि कोई भी यूज़र जिसको कुछ नहीं आता है वो सीख सकता है, समझ सकता है। बट बाहर भी यूट्यूब पे आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा जिससे आप चालू कर सकते हैं। आजकल ChatGPT से आप पूछ सकते हैं। तो आजकल काफ़ी आसान हो चुका है। 7 साल पहले अगर आप मेरे से पूछते तो मैं भी काफ़ी कंफ्यूज था। बट जो भी चीज़ें हमने प्रॉब्लम्स फेस करी, अब हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग प्लेटफॉर्म पे लोगों को सारा एंड टू एंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू डू विद क्रिप्टो। एज ऑफ नाउ इंडियन इन्वेस्टर का प्रोफाइल क्या है जब वो क्रिप्टो में यहाँ पर निवेश करता है? और जैसे आपने कहा 100-200 रुपए से भी यहाँ पर कुछ खरीदा जा सकता है। अब किस तरह की डोमिनेंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है सुमित। अगर हम बिटकॉइन, इथेरियम और बहुत सारे मीम कॉइन्स यहाँ पर आता हुआ देखें तो इंडियन इन्वेस्टर कहाँ ज़्यादा पैसे लगाता है? एक्चुअली अभी काफ़ी डिफरेंट हो गया है डायनेमिक्स। अभी आजकल लोग बिटकॉइन, इथेरियम और जो ब्लू चिप क्रिप्टो एसेट्स हैं उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत लंबे समय के लिए भी इन्वेस्टमेंट होता है। लोग इसको देखते हैं कि जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे 10 साल पहले, 20 साल पहले, क्रिप्टो में बिटकॉइन, इथेरियम वो बहुत बड़ा पार्ट बनेगा हमारे डिजिटल फाइनेंशियल इकोनॉमी का, एंड उसमें लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं जो मीम कॉइन्स में थोड़ा स्पेकुलेट करने के लिए या फिर क्विक गेंस के लिए, बट उसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ बिकॉज वो काफ़ी रिस्की है। तो अगर किसी का रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है तो वो कर सकते हैं। बट मोस्टली जो CoinDCX प्लेटफॉर्म पे हमने देखा है वो लॉन्ग टर्म बिलीवर्स, जिनको बिटकॉइन अपने एक ओवरऑल पोर्टफोलियो का 1%, 2%, 5% जैसा आपने बोला, जिनको उस तरीके से इन्वेस्ट करना है, वो ज़्यादा अभी यूज़ करते हैं। आप एक वर्ड ऑफ कॉशन हमारे फर्स्ट इन्वेस्टर्स को यहाँ पर क्या देंगे? किस तरह के रिस्क यहाँ पर देखे जाएं? कैसे सेफ गार्ड करें अपनी इन्वेस्टमेंट को? श्योर। सो सबसे पहले तो क्रिप्टो एक नया एसेट क्लास है, रिस्की है, वॉलेटाइल है।
तो जो भी निवेशक सोच रहे हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का, सबसे पहला पॉइंट है कि आप कोई भी किसी ने बोला है कि 10 गुना 5 गुना इसमें होगा, उस पर ना जाएं, पहले पढ़ें, सीखें उसके बारे में। कोशिश करें कि आप बिटकॉइन, इथेरियम या जो ब्लू चिप क्रिप्टो एसेट्स हैं उनसे चालू करें, छोटे अमाउंट से चालू करें, और जैसे आपको कंफर्ट बढ़ता जाए वैसे आप अपना पोर्टफोलियो और बढ़ा सकते हैं क्रिप्टो एसेट्स में। रेगुलेशंस एक इवॉल्विंग चीज़ है, तो जैसे जैसे रेगुलेशन आएगा वैसे वैसे और क्लैरिटी आएगी। बट अगर आपको लगता है कि आपको ये एसेट क्लास बड़ा बनेगा और आपको एक्सपोजर लेना है 2% 5% जो भी है, तो आप चालू कर सकते हैं। और बस मेरा ये मानना है कि थोड़ा इसके बारे में सीखें, पढ़ें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज एक बार आपने वो कर लिया तो सारे इन्वेस्टमेंट जो भी आप करेंगे, सिर्फ बिटकॉइन, इथेरियम में नहीं, किसी भी टोकन में करेंगे, आप नॉलेज के साथ करेंगे, जो हमेशा सबसे ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करेगा। एब्सोल्युटली सुमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और उन सभी चीज़ों पर बहुत विस्तार से हमारे इन्वेस्टर्स को बताने के लिए। थैंक यू मनीषा। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कोर्नर, पावर्ड बाय CoinDCX।